हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज मैं शाम की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। वैसे यह क्लास सुबह होती है, लेकिन केवल मंगलवार को, और मोस्ट प्रोबेबली मैं मान के चलता हूं कि शायद इसी सप्ताह के लिए यह क्लास आपकी शाम को होती है, क्योंकि मंगलवार की सुबह एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है आर ओ के लिए। उसमें मुझे लाइव यूट्यूब पर क्लास लेनी पड़ती है सेम टाइम में। तो हो सकता है कि अगले सप्ताह ये बाधा समाप्त हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मैं शाम की क्लास में हाजिर हूँ आपके लिए। आ, खिलजी और तुगलक वंश का सेकेंड पार्ट है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर हमें समय अधिक लग सकता है। हो सकता है एक क्लास और भी आपका यहाँ लग जाए, और जैसे ही आपका इकोनॉमी समाप्त होता है, वैसे मैं यह क्लास 2 घंटे की करने वाला हूँ, ताकि समय से सिलेबस को पूरा किया जा सके। और जब यह सिलेबस पूरा हो जाएगा तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे कम से कम बेसिक समझ तो बना ही चुके होंगे। जो बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं उनको कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखानी चाहिए। पहले आपको एनसीईआरटी ही कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर एनसीईआरटी सार बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी सार बैच हमने इसलिए लिया है कि बेसिक समझने में हमें कठिनाई नहीं हो। और आप देख ही रहे कि यहाँ पर समझने में कठिनाई तो है, बहुत सारे बच्चे एडवांस पर जाने लायक नहीं है अभी। तो उन बच्चों से अनुरोध है कि आप हड़बड़ाहट ना दिखाएं। 4-5 महीने के लिए आप ज़रूर पहले इसी क्लास को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर दूसरा क्लास लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं चैट देखूंगा, फिर क्लास की शुरुआत करूंगा। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। ठीक है, गुड इवनिंग। और टेस्ट में मैंने भी जवाब दिया था 4-5 क्वेश्चन। चलिए ज्योति, बढ़िया है। अगर आप देते हैं क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन तो आज का बढ़िया ही था, कोई बहुत भारी क्वेश्चन तो मैं पूछता ही नहीं। केवल अगर हमारे अच्छे नहीं बनते हैं, अगर हम बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनाते हैं तो दिक्कत होती है। आज जो खिलजी और तुगलक वंश को हम पढ़ेंगे, उसमें हमें देखना होगा कि ये चैप्टर कौन सा है, यह भी देख लेते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत का सेकेंड नंबर भाग है, सेकेंड नंबर ये वाला, जिसमें हम खिलजी और तुगलक को देखते हैं। और चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ते हैं 11th क्लास के ओल्ड एनसीईआरटी को। दिल्ली सल्तनत का भाग 2 है, जिसमें हम खिलजी और तुगलक वंश को पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त सूचना हमें दी गई है, बहुत अधिक विस्तृत सूचना नहीं दी गई है। अलाउद्दीन खिलजी की हम बात कर रहे थे और देखा था कि उन्होंने किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में विस्तार किया। एक बार अलाउद्दीन खिलजी की और चर्चा करेंगे जब देखेंगे कि प्रादेशिक विस्तार दिल्ली सल्तनत का कैसे हुआ, वह भी इसी का पार्ट अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो आशा करता हूं कि यहां तक आपने जो पढ़ा होगा वह याद रहा होगा आपको। वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करते हैं, यहां से चलते हैं, और यहां जो हमें आज हेडिंग लेना होगा वह होगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वारा नियंत्रण, अमीरों पर नियंत्रण, पर नियंत्रण। अगर जैसे पूजा ने कहा कि ऑफिसर्स बैच का आप सेट बनाते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अभी जो मैं कंटेंट आपको देने वाला हूं, ऑफिसर्स बैच का एक प्रश्न आपका बन जाएगा यहां से, बस याद रखिएगा। और ऑफिसर्स बैच ही क्यों, अगर चाहें तो मैं यहाँ क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर पूछ दूंगा। समय रहेगा कल का, आज तो नहीं पूछा जा सकेगा, कल मैं पूछ दूंगा यह प्रश्न जो मैं अभी इस मैटर से प्रश्न जो मैं लिखाने जा रहा हूं। कई बच्चों ने यहाँ कहा था कि जो कल मंगोल वाला मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, और वहाँ पर एक कन्फ्यूज़न था। पता नहीं क्या कन्फ्यूज़न था, मुझे तो समझ में नहीं आया है। हमने एक शब्द डाला था कि नब मुसलमान किसको कहते हैं। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जलालुद्दीन खिलजी के समय कुछ मंगोल, या हमने पढ़ा था ये बलवन के पहले ही जब मंगोलों का आक्रमण हुआ था, तो वहाँ पर नब मुसलमान शब्द हमने डाला था। हुआ क्या था, जलालुद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमणकारी आए थे, उनमें से कुछ ने, चूंकि वो योद्धा थे, उन्होंने कुछ ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। इस्लाम स्वीकार कर लिया इसका मतलब पहले मंगोल बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। इस्लाम स्वीकार करके दिल्ली में ही रहना पसंद किया उन्होंने, और सुल्तान की सेवा करने लगे, यानी सुल्तान की सेना के अंग बन गए। जहाँ भी सुल्तान जाता था तो उस सेना को भी साथ ले जाता था। अलाउद्दीन के खिलजी के काल में हम क्या देखते हैं कि विवाद हो गया, क्योंकि उसने लूट के धन में अधिक हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए, और उसी विवाद से हम देखते हैं रणथंभौर
अभियान भी जुड़ जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसका दमन किया, कल हम लोगों ने पढ़ा था। आपसे जो दो विकल्प पूछा गया था कि नव मुसलमान किसको कहते हैं, तो मंगोल योद्धा थे, और दूसरा है कि दिल्ली के विशेष क्षेत्र में रहने वाले योद्धा भी मैंने एक विकल्प के रूप में बनाया था। तो स्वाभाविक है ना कि दिल्ली के विशेष क्षेत्र में, जिसको अभी हम मंगोलपुरी इलाका कहते हैं, वहाँ उनको बसाया गया था, जो तत्कालीन दिल्ली से थोड़ा दूर का इलाका था। तो दोनों विकल्प हमारे सही थे, लेकिन आप लोग भाषा नहीं समझ पाए, और जो हिडन मीनिंग होता है, जैसे मैं कुछ भी यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ तो एकदम हूबहू, जो अभी आपकी आदत लगी हुई है कि हमने सिर्फ फैक्ट्स रख लिया, गाइड रख करके काम चलाया और उसके आंतरिक मीनिंग को समझने की कोशिश नहीं की, वही आपकी परेशानी का मुख्य कारण है। देखिए, प्रश्न जब भी बनता है वो भाव के सहारे बनता है, फैक्ट्स के सहारे पीसीएस वगैरह में प्रश्न कभी नहीं बनते। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अमीरों पर नियंत्रण यहां पर स्थापित करने की कोशिश की गई। तो यहां पर हम लिखेंगे क्यों की गई। क्यों? तो अमीर क्या कर रहे थे? अमीर लगातार विद्रोह कर रहे थे, लगातार विद्रोह कर रहे थे। तो यहां पर उपाय क्या होगा? कर रहे थे, तो यहां पर हम देखते हैं उपाय। उपाय जो किया गया वह हमारे लिए एक प्रश्न का आधार बना देता है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के प्रश्न का एक आधार बना देता है। जैसे हम क्या देखते हैं कि यहां हम क्या देखें कि ये षड्यंत्र ना कर सके, इसलिए हमने क्या कहा कि अमीरों के आपसी भोज तथा उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया। उत्सव पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध लगाना, कहा गया कि आपस में आप पार्टी साटी नहीं कर सकते। जो हम लोग करते हैं ना, आपस में मिल जाते हैं जाकर के नशे में, तो यहाँ मद्यपान भी शामिल था। नशा चढ़ जाता है, अमीर आपस में है, चूंकि अमीर हमेशा सुल्तान के खिलाफ होगा, तो आपस में एक तरह से साठ गांठ कर लेते हैं। सुल्तान ने कहा कि अगर किसी को देख लिया पार्टी वार्टी करते हुए, फिर समझो खैर नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया कि कहा कि आपस में भोज और उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमीरों के आपसी वैवाहिक संबंध पर रोक लगाया गया। वैवाहिक संबंध पर रोक लगाया गया। संबंधों पर रोक लगा दिया। कहा कि आपस में वैवाहिक संबंध मत करो ना, क्योंकि इससे भाईचारा की भावना होती है। सक्षम गुप्तचर व्यवस्था लागू की गई। गुप्तचर व्यवस्था को स्थापित किया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अमीर अगर कुछ षड्यंत्र कर सकें तो उसकी जानकारी हमें मिल सके। मद्यपान पर रोक लगाया गया। मद्यपान पर हम क्या देखते हैं? रोक लगाया गया। ये सब कुछ उपाय लगाए गए। अमीरों के आपसी भोज तथा उत्सव पर प्रतिबंध लगाना, अमीरों के आपसी वैवाहिक संबंधों पर रोक लगा दिया जाना, अमीर आपस में वैवाहिक संबंध नहीं करेंगे। सक्षम गुप्तचर व्यवस्था को स्थापित किया गया। मद्यपान पर रोक लगा दिया गया। अनावश्यक भूमि अनुदान को रद्द किया गया। भूमि अनुदान को रद्द किया गया, यानी बहुत पैसा अगर हो जाता है तब भी आप विद्रोह करने लग जाते हैं। यहां पर जो अनावश्यक भूमि अनुदान है उस पर रोक लगा दिया गया। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे उपाय करके अपने अमीर समूहों पर क्या कर दिया? अमीर समूहों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं इस प्रकार के पॉइंट्स को दूंगा और जब मैंने ये मार्क लगा दिया कि आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि मैं सीधे सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछूंगा जैसे लिखा हुआ है? क्या मेरा ऐसा स्वभाव रहा है? अगर मुझे आपने पहचाना होगा तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। भाव समझिए कि उसने क्या किया। अगर भाव नहीं समझेंगे तो प्रश्न उसी तरीके से गलत होगा जैसा कि आप गलत करते रहे। भाव समझ लेंगे कि उसने अमीरों पर नियंत्रण लगाया, इसलिए कि अमीर कई कारणों से उसके खिलाफ विद्रोह करते रहते थे, और अमीर विद्रोह ना कर सके उसके लिए ये सब उपाय लगा दिए। कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया और कहा गया कि अगर ऐसा करते हुए पाए गए तो आपको कठोर दंड दिया जाएगा, और अमीर ऐसा ना करे इसके लिए सक्षम गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था की। स्पाई सिस्टम लागू किया। अमीरों के घरों में गुप्तचर होते थे, जैसे हम देखते हैं, कहते हैं ना, दीवारों के भी कान होते,
तो वही स्थिति लागू कर दी। बर्नी लिखता है, जियाउद्दीन बर्नी जो लेखक है जिसने तारीख फिरोज शाही लिखा है, उसने लिखा है कि अमीर इतने डर गए, जो उसके अधिकारी थे इतने डर गए कि आपस में फुसफुसा करके बात करने में भी डर लगता था, पता नहीं कौन जा करके सुल्तान को चुगली कर दे और सुल्तान गले को काट डाले। तो आपस में घर के अंदर भी वो सुल्तान की बुराई करने से बचते थे। इतना भय फैला दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इस व्यवस्था के साथ। हालांकि इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम बड़ा बुरा रहा। परिणाम क्या रहा? परिणाम जो रहा, शासन के लिए अच्छा नहीं रहा। शासन के लिए अच्छा नहीं रहा। क्योंकि अच्छा नहीं रहा क्योंकि योग्य अमीर नहीं बचे, क्योंकि योग्य अमीर समाप्त, या योग्य अमीरों के स्थान पर चापलूस अमीर स्थापित हो गए। चापलूस अमीर स्थापित हो गए। अमीर स्थापित हो गए और हो गए। फिर हम क्या देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के काल में जब यहाँ एक इसका अधिकारी था अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कार्यकाल में जब मलिक कफूर ने सत्ता हासिल कर ली थी। काफूर नहीं होगा, कफूर होगा। काफूर मतलब होता है भाग जाना। मलिक कफूर ने सत्ता हासिल करने की कोशिश की। मलिक कफूर ने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की तो कोई अमीर वहां पर मौजूद नहीं था। कोशिश की तो कोई अमीर रोकने वाला नहीं था। अमीर रोकने वाला नहीं था। यानी इतने सारे लोग डर गए थे, नष्ट कर दिए थे कि यहां पर अब अगर उसका वंश ही खत्म हो गया, अगर योग्य अमीर रहता तो शायद उसका वंश बचा रहता, रिटेलिएट कर सकता था। मलिक कफूर जब सत्ता, या आप देखेंगे मलिक कफूर बड़ा दुर्दशा कर देता है अलाउद्दीन खिलजी के वंशज का। अलाउद्दीन खिलजी के पास कई पुत्र हुआ करता था, एटलीस्ट 2 पुत्र बड़े फेमस हैं। एक था खिज्र खान। खिज्र खान बहुत ही योग्य था, इनफैक्ट काफ़ी योग्य था, और वह योग्य उत्तराधिकारी होता। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी ने सभी अमीरों को नष्ट कर दिया तो मलिक कफूर एक तरह से उसके जीवन में प्रभावी बन जाता है। और अंतिम दिनों में जब अलाउद्दीन खिलजी बीमार पड़ता है तो मलिक कफूर ने एक तरह से सारे अधिकार उससे हासिल कर लिए और एक फर्जी विल बनवाया। विल मतलब होता है एक तरह से, विल का मतलब आप कहें कि जो हम अपना वसीयतनामा जिसको कहेंगे, वसीयतनामा बनवाया, जिसमें कहा गया था कि सारी सत्ता मलिक कफूर के पास जाएगी, खिज्र खां को ब्लाइंड कर दिया जाएगा। और खिज्र खां जो कि शासन का स्वाभाविक दावेदार था, उसको ब्लाइंड करवा दिया। और एक और पुत्र था मुबारक शाह खिलजी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया और खुद यहाँ पर सत्ताधिकारी बन जाता है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के वंश के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर हालांकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी किसी तरह से निकल पाने में सफल रहता है और सत्ताधिकारी बन जाता है। तो हमने क्या देखा, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के काल में जब मलिक कफूर ने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की तो कोई अमीर रोकने वाला नहीं था। कोई अमीर उसे रोकने वाला नहीं था। कोई अमीर उसे रोक नहीं पाया, इसलिए कि उसने सत्ता समाप्त कर दिया था। हमने क्या देखा यहां पर आगे हालांकि क्या होता है, हालांकि कुछ ही दिनों के बाद मलिक कफूर मार दिया जाता है। मलिक कफूर एक विद्रोह में मार डाला गया। कुछ ही दिनों के बाद मलिक कफूर एक विद्रोह में मार डाला जाता है, तो इसलिए बहुत उसका प्रभाव नहीं रहा। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक विद्रोह द्वारा मार दिया गया
इसके बाद जो सत्ता आई मार डाला गया। इसके बाद, इसके पश्चात सत्ता किसके पास आई? सत्ता अलाउद्दीन के छोटे पुत्र मुबारक शाह खिलजी के पास आई। मुबारक शाह खिलजी के पास आई, खिलजी के पास आई। हालांकि हम क्या देखते हैं? हालांकि इसकी भी हत्या इसके ही सेवक, इसकी भी हत्या कर दी गई। हत्या इसके ही सेवक खुसरो द्वारा कर दिया गया। बहुत दिन यह सत्ता नहीं हासिल कर सका। हालांकि बहुत सारी बातें यहां संक्षेप में लिख रहे हैं। शासन के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि योगी अमीरों के स्थान पर चापलूस अमीर स्थापित हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी के काल में जब मलिक कफूर ने सत्ता प्राप्त करने की कोशिश की तो कोई अमीर रोकने वाला नहीं था। हालांकि कुछ ही दिनों बाद मलिक कफूर एक विद्रोह में मार डाला गया। इसके पश्चात सत्ता अलाउद्दीन के छोटे पुत्र मुबारक शाह खिलजी के पास आई। हालांकि इसकी भी हत्या इसके ही सेवक खुसरो द्वारा कर दिया गया। खुसरो यहाँ एक धर्मांतरित मुसलमान था। धर्मांतरित मुसलमान आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया। खुसरो क्या है? खुसरो एक धर्मांतरित मुसलमान था। धर्मांतरित मुसलमान था। धर्मांतरित मतलब मुसलमान होता है मतलब जिसका धर्म पहले कुछ अलग रहा। धर्मांतरित मुसलमान था। अतः इस पर क्या देखते हैं? अतः इस पर गैर इस्लामिक आचरणों का आरोप लगाकर तुर्की अमीरों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व तुर्की अमीरों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व गाजी मलिक या मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। हालांकि खुसरो को निजामुद्दीन औलिया नामक सूफी संत का समर्थन प्राप्त था। निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत का समर्थन प्राप्त था। खुसरो एक धर्मांतरित मुसलमान था। अतः इस पर गैर इस्लामिक आचरणों का आरोप लगाकर तुर्की अमीरों ने विद्रोह कर दिया, जिसका नेतृत्व गाजी मलिक अर्थात गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किया गया। हालांकि खुसरो को निजामुद्दीन औलिया नामक सूफी संत का समर्थन प्राप्त। अब जरा यह समझेंगे होता क्या है कि हमने देखा अलाउद्दीन खिलजी वंश अपना स्थापित करता है, और अलाउद्दीन खिलजी का वंश बहुत लंबा नहीं चला। मुश्किल से 20 से 26 वर्ष के अंदर ही पूरा वंश समाप्त हो गया, क्योंकि उसने अपने अमीरों का कठोरता से दमन किया था और कोई उसका वफादार नहीं बन पाया। अब अमीरों में इतना भय फैल गया था कि जो व्यक्ति सत्ता प्राप्त करता उसी की वह चापलूसी करने लग जाता था। तो ऐसा अमीर समूह कभी भी सत्ता को आगे बढ़ाने वाला नहीं होता है। जिस भी शासन प्रशासन में चापलूसों का बोलबाला हो जाता है, वह शासन प्रशासन फिर गहरे संकट में पड़ जाता है। यही हुआ अलाउद्दीन खिलजी के साथ। हालांकि कुछ दिन उसके एक उत्तराधिकारी थे मुबारक खिलजी था। मुबारक खिलजी के पास सत्ता गई, लेकिन जल्दी ही उसकी हत्या उसके ही एक सेवक खुसरो के द्वारा कर दी गई। खुसरो पहले हिंदू हुआ करता था, बाद में उसने कन्वर्जन किया था इस्लाम में।
और खुद वैसे उसने उपाधि धारण कर ली इस्लाम के सेनापति आदि की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली सल्तनत एक नस्लीय चरित्र को धारण करता था, जिसमें तुर्की अमीर ही सर्वश्रेष्ठ अपने आप को मानते थे। यह हमने पहले भी देखा था। तो तुर्की अमीरों में प्रतिक्रिया आई कि ये भला जो धर्मांतरित मुसलमान है वो कैसे सत्ता पर आ जाएगा, तुर्की मुसलमानों को सत्ता पर आना चाहिए। और इस बात को बढ़ावा दिया गाजी मलिक ने, जिसको हम बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। गाजी मलिक कौन है? तो गाजी मलिक कोरोना शाखा का तुर्क है, जो दीपालपुर वगैरह में मंगोलों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। आपको पता है कि जिसने भी मंगोलों के खिलाफ सफलता प्राप्त की वह सत्ता पर आकर के बैठ जाता है। तो गाजी मलिक भी वही था। लोगों ने अपना उसको नेता बना लिया, प्रभावी सेना नायक था ही। और यहाँ आता है, एक युद्ध होता है खुसरो के साथ, और उस युद्ध में खुसरो मारा जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है। हालांकि खुसरो को तत्कालीन जो सूफी संत थे, सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया, उनका समर्थन प्राप्त था। निजामुद्दीन औलिया को बड़े पैमाने पर इसने धन भी दिया था। जब एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे थोड़ा सा यह क्रम और स्पष्ट होगा, क्योंकि बड़ी लंबी और दिलचस्प कहानी, क्योंकि यही निजामुद्दीन औलिया है जो चिश्ती सूफी सिलसिले का है संत, और इसी का शिष्य है अमीर खुसरो। लेकिन ये पूरी बातें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि पूरी कहानी आप नहीं सुन रहे हैं, यानी पूरी कहानी आपको नहीं बताया जा रहा है। एज ए एनसीईआरटी हमें थोड़ा सा एनसीईआरटी के आसपास ही रहने की आवश्यकता पड़ती है। जिन बच्चों ने कुछ पढ़ा होगा उनको लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन जल्दी ही मैं मध्यकालीन भारत एडवांस लेवल पर शुरू करूंगा, तो आपको और भी बेहतर तरीके से बातें यहाँ सब समझ में आएगी। फिर हम क्या देखते हैं कि इसके बाद जो स्थापित होता है, ये तो समाप्त हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एक वंश स्थापित होता है, उसको हम कहते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश सबसे लंबा चलने वाला वंश यही यहां पर रहेगा। सबसे लंबा एक तरह से चलने वाला वंश, सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश यहां होगा। अमीर का क्या मतलब होता है सुवानी, कई बार मैंने बताया है। जो बातें एक बार क्लास में बताई जा चुकी है उसको दोबारा रिपीट करने में थोड़ा इरिटेशन होता है, क्योंकि पहली बार जब अमीर शब्द का प्रयोग हुआ है उसी समय मैंने बताया कि फारसी भाषा में अमीर का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारी। जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिसको आप मंत्री कहते हैं, उसको हम अमीर कहते हैं। उस समय अमीर की, अमीर उल उम्दा, इस टाइप की के शब्द आप लगातार सुनेंगे। अमीर का मतलब रिच पर्सन नहीं है, कई बार मैंने बताया है। तो पता नहीं आप लोग क्लास में नहीं रहते हैं या क्या होता है। चलिए मैंने एक बार फिर से बता दिया, अब दोबारा नहीं पूछना चाहिए आपको कि अमीर का मतलब क्या रिच पर्सन होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है। अमीर का मतलब क्या होगा? प्रशासनिक अधिकारी होगा। उस समय मंत्री जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था, तो प्रशासनिक अधिकारी जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कई बार बताया है, जब भी लिखा है तब भी बताया है। तो थोड़ा सा पीछे से लिंक करिए। मैं मान के चलता हूं पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब इसीलिए आप कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं कि ना पढ़ूं, तो आपको जरूर फिजिकल कॉपी पढ़ना चाहिए, हार्ड कॉपी पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ेंगे तो और बहुत कम बातें समझ में आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ा के जा रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल याद करें। लेकिन खाली मेरे प्रयासों से तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, क्योंकि आपके जो दिमाग का तंतु है जब उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी बातें याद नहीं रहेगी। मुझे कैसे याद है कि मेरे दिमाग ने वो बातें याद कर ली है, आपको भी याद होगा, लेकिन समझ बनेगी तभी तो। एक बार किताब को भी जरूर पढ़िए, इसमें कंजूसी मत करिए। खाना मत खाइएगा लेकिन किताब जरूर पढ़िए। यहां देखते हैं तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक वंश जो स्थापित होता है वह लगभग हम देखेंगे कि 100 साल तक यह चलता है। 1320 से लेकर के 1412 तक आता है। 1320 से 1412 ईस्वी तक यह वंश चलता है। अगर आपसे पूछा जाए, अभी हमने देखा मामलुक वंश था पहले, यानी इल्तुतमिश से लेकर के बलबन तक के वंश को देखा था पहले चरण में। तो इल्तुतमिश कब शासक बनता है? तो मान लो 1210 में बनता है, और वंश कब खत्म हो गया? 1286 या 1290 में हो गया। अधिक से अधिक हम वहां 90 में अगर 10 वर्ष घटा दे तो लगभग 80 वर्ष तक मामलुक वंश शासन करता रहा था। यही था। फिर अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश स्थापित होता है, जो 1290 से लेकर के 1320 तक रहता है, यानी केवल 30 वर्ष तक यह वंश रहता है। लेकिन तुगलक वंश को देखें तो यह 1320 से लेकर के 1412 तक रहता है। तकरीबन देखा जाए यह 94 ईयर तक यह वंश शासन करता है,
यह वंश का मतलब इस वंश के विभिन्न शासकों के द्वारा 94 ईयर तक शासन किया जाता है। इन अर्थों में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला कोई वंश सल्तनत काल में रहा है तो वह तुगलक वंश रहा है। अगर कभी प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए कि विभिन्न वंशों में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाला वंश कौन था, तो आप क्या कहेंगे? तुगलक वंश। मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप चाहें तो याद कर लीजिएगा, मुझे याद रहेगा तो मैं यहां से प्रश्न आपको बना दूंगा। तो आप याद रखेंगे तभी आप प्रश्न बना पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं, इस वंश में, या मैं लिख देता हूं, इस वंश ने सल्तनत काल के सभी वंशों में से सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। सबसे अधिक दिनों तक इस वंश ने ही शासन किया था। इस वंश ने सल्तनत काल के सभी वंशों में से सबसे अधिक दिनों तक शासन किया, यानी सबसे लंबा राजवंश यही रहा। इस वंश के 3 शासक बड़े महत्वपूर्ण थे। इस वंश के 3 शासक अत्यंत महत्वपूर्ण थे, बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे। 3 शासक इसके बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे तुगलक वंश में। 3 शासक कौन कौन सा है जिसे हमें देखना पड़ेगा। तुगलक वंश में जो 3 शासक है, पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक, जिसने संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक लिखना था। यह पहला शासक है, संस्थापक भी है तुगलक। ये आप देखेंगे आपका 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक यह शासन करता है। दूसरा होगा आपका मुहम्मद बिन तुगलक। ये कब से कब तक शासन करता है? 1325 से लेकर के, और यह 1351 तक शासन करता है। फिर आप देखेंगे तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ये आपका शासन करता है 1351 से लेकर के 1388 तक। कब तक? 1351 से 1388 ईस्वी तक यह शासन भारत पर करता है, सुल्तान रहता है। यही तीनों महत्वपूर्ण शासक है जिसकी चर्चा हम तुगलक वंश के अधीन करते हैं। हालांकि यहां पर बहुत अधिक हमें जानकारी नहीं दी गई है, सामान्य इंफॉर्मेशन दिया गया है कि 3 शासक बड़े महत्वपूर्ण थे। जैसे आप गयासुद्दीन तुगलक को देखेंगे जो संस्थापक हो जाएगा। फिर मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो बहुत अधिक इतिहास में चर्चा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह पागल सुल्तान था, कुछ लोग कहता है कि बहुत अधिक बुद्धि वाला सुल्तान था, किसी ने कुछ कहा है। इसी को एक पागल सुल्तान भी कहा जाता है। विभिन्न इतिहासकारों ने कहा इसका मतिभ्रम हुआ पड़ा था, यानी इसका दिमाग सही नहीं था, ये कुछ भी सोच लेता था, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाता था जिसको कि इम्प्लीमेंट करना ही मुश्किल है। तो इसलिए यहां पर इसे पागल सुल्तान कहा जाता है। हालांकि ये बातें सही नहीं, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि यह बहुत अधिक तर्क बुद्धिवादी शासक था, और तर्क बुद्धि उसका समय से आगे था, यानी कुछ वह ऐसा सोचता था जो समकालीन पद्धति में वह लागू करना संभव नहीं होता। इसलिए इसने जितनी भी योजनाएं चलाई सब व्यर्थ चला गया, सब बर्बाद हो गया, और सल्तनत को एक तरह से धक्का भी लगा। तीनों शासक बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं और इसी के बारे में हमें थोड़ी बहुत चर्चा करनी होती है। ठीक है, पूजा बिल्कुल ठीक है, गयासुद्दीन हो जाएगा। हाँ, कैपिटल भी ले गया था सुबानी, आपने बिल्कुल कहा। हमने क्या देखा कि यहां पर इसमें हम क्या देखा, इनमें से यहां बहुत अधिक सूचना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें से मुहम्मद बिन तुगलक ने लगभग संपूर्ण भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, जिनमें दक्षिण का क्षेत्र भी शामिल।
दक्षिण का क्षेत्र भी शामिल। यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किसी ने किया है, इसी ने किया है। फिरोज तुगलक के काल में भी, या फिरोज का शासन उतना मजबूर नहीं था, शासन उतना मजबूत नहीं था, तथापि उसका राज्य क्षेत्र इतना जरूर विस्तृत था जितना अलाउद्दीन खिलजी का। उसका राज्य क्षेत्र इतना अधिक अवश्य विस्तृत था जितना कि अलाउद्दीन खिलजी का था। यानी यह बहुत मजबूत शासक नहीं था, तथापि इसने इतने दूर तक तो जरूर शासन किया जितना कि अलाउद्दीन खिलजी ने काफी प्रयासों से किया था। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हम देखते हैं कि धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि यह काफी दूर तक यह विस्तृत था। इसी काल में, तुगलक वंश के ही काल में हम क्या देखते हैं, तुगलक वंश के काल में ही 1398 में तैमूर नामक तुर्क आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण हुआ था। तैमूर का नाम सुना है? भारत पर आक्रमण हुआ था। तैमूर का नाम सुना है या नहीं? तैमूर लंग उसका पूरा नाम है। कुछ नाम वाम याद है? हम लोगों ने तो बड़ा बढ़िया देखा, लंगड़ा के चलता था, ये हल्का हल्का लंगड़ा करके चलता है। इसके पैर में एक दोष था, लेकिन था बड़ा खूंखार, और यह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली में भयानक सा कत्लेआम करता है। दिल्ली में सामान्यतया जो कत्लेआम हुआ है वह 2 लोगों के द्वारा हुआ है। एक आप देखेंगे तैमूर के द्वारा हुआ है, तिमूर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, और दूसरा हम देखते हैं नादिर शाह के द्वारा होता है। नादिर शाह ईरान का शासक था और ये तुर्की का शासक था। ये तैमूर भारत पर आता है, आक्रमण करता है, हालांकि पंजाब पर बहुत दिनों तक नियंत्रण ये बना के रखता है। आगे चल करके आप देखेंगे तैमूर साम्राज्य का जब विघटन होता है तो आप देखेंगे कि उसके स्थान पर 2-3 राज्य नए नए आ जाते हैं। जैसे हम सफवी वंश देखेंगे ईरान में, फिर देखेंगे उज्बेक वंश देखेंगे उज्बेकिस्तान के क्षेत्र में, और उसी में से फरगना के क्षेत्र में बाबर का वंश यानी मुगल स्थापित होते हैं। तो मुगल जो थे इसी तैमूर के वंशज थे। तैमूर और मतलब तैमूर यानी तुर्की और मंगोल रक्त का बना हुआ था बाबर का खानदान। तो यह क्षेत्र अवश्य विस्तृत था जितना कि अलाउद्दीन खिलजी का था। तुगलक वंश के काल में 1398 में तैमूर नामक तुर्क आक्रमणकारी का हम क्या देखते हैं, भारत पर आक्रमण हुआ था, और इस आक्रमण के पश्चात धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत या इसका वंश का, हाँ तैमूर लंग है, सुने हैं ना प्रियंका? तैमूर नामक तुर्क आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण हुआ था, और इस आक्रमण के पश्चात ही हम क्या देखते हैं, पश्चात ही 1414 तक तुगलक वंश का अंत हो गया। तथा इसके स्थान पर, हालांकि ये लाइन लिखा नहीं है, मैं फिर भी लिंक कर देता हूं, तथा इसके स्थान पर अफगान लोदी वंश का उद्भव हुआ। लोदी वंश का विकास हुआ। जो हमारे पास देखिए अलग अलग चैप्टर में इसको बांट दिया गया है। तो अब पहले हम अभी पढ़ रहे हैं खिलजी और तुगलक, जैसा कि चैप्टर में लिखा हुआ है। लोदी वंश के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यहां पर उसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन मैंने लिंक करके छोड़ दिया क्योंकि जब आप पढ़ने जाएंगे लोदी वंश अलग चैप्टर में, फिर वहां आपको दिक्कत नहीं होगी। तुगलक वंश का अंत हो जाता है 1414 ईस्वी तक, और अंत होने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही किसकी? तैमूर के आक्रमण की, जिसके बारे में सभी बच्चों ने सुना हुआ है। तैमूर एक आक्रमणकारी था, तुर्की आक्रमणकारी था। उसने भारत पर आक्रमण किया, धन लाभ की आकांक्षा में
आक्रमण किया, बहुत ही खूंखार था और दिल्ली में भयानक सा कत्लेआम मचा दिया था उस समय के लोग। इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि जो आक्रमणकारी है उत्तर पश्चिम के एरिया से, वो लगातार आते ही रहे थे और वहाँ पर एक संकट की बातें हमेशा रही है। आप मुगल काल में भी देखेंगे तो वह क्षेत्र हमेशा असुरक्षित भी रहा है। अब देखते हैं खिलजी और तुगलक के अधीन, खिलजी तथा तुगलक के अधीन प्रादेशिक विस्तार यानी किन किन क्षेत्रों का यहां पर विस्तार होता है। खिलजी और तुगलक के अधीन जो प्रादेशिक विस्तार होता है, जिन क्षेत्रों में इसका विस्तार होता है, उसको जरा यहां पर पढ़ना आवश्यक हो जाता है। कुछ क्षेत्र का नाम है और उस क्षेत्र के साथ हमारे कुछ फैक्ट्स भी आ जाते हैं, कुछ फैक्ट्स यहां पर आ जाते हैं, उसे भी हमें देखना पड़ेगा। हमने क्या देखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार का वास्तविक प्रयास प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? ने साम्राज्य विस्तार का वास्तविक प्रयास प्रारंभ किया। कैसे वास्तविक प्रयास प्रारंभ किया? उदाहरण के लिए किया। और लेंगे यहां पर एग्जाम्पल, उदाहरण लेंगे। उदाहरण जैसे हम देखते हैं कि गुजरात को जीतता है, गुजरात की विजय यहां पर की जाती है। गुजरात की विजय क्या कहा जाता है? यहां पर था शासक जो था वह था रायकरण बघेल यहां पर था। क्यों किया गया? यहां पर गुजरात की आर्थिक समृद्धि का फायदा उठाना था। आर्थिक समृद्धि का फायदा उठाने हेतु क्या होता था? गुजरात तट से घोड़ों का व्यापार होता था। घोड़ों का व्यापार होता था जो कि सेना के लिए आवश्यक, मैं हटता हूं बोर्ड से, फिर मैं समझाऊंगा, आवश्यक था। अब देखिए यहां कहा गया कि विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से साम्राज्य का विस्तार होता है उसे बताने की कोशिश की जा रही है। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार का वास्तविक प्रयास किया, इसलिए इससे पहले के जो शासक थे उसने साम्राज्य विस्तार के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किए, आपस में ही उलझे रहे। जैसे बलबन शक्तिशाली था लेकिन वह युद्ध करने के लिए कहीं नहीं जा सका, अपने ही क्षेत्र को वह सुदृढ़ करता रहा। एक बार केवल वह बंगाल गया था। बाद में हम क्या देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी के पास समय बहुत कम रहा। अलाउद्दीन खिलजी के पास समय भी था, संसाधन भी था और उनके पास बुद्धि भी थी कि किस तरह से विस्तार करें। उसने जब प्रयास प्रारंभ किया सबसे पहले गुजरात को जीतना चाहा। गुजरात को इसलिए जीतना चाहा कि वहाँ के जो समुद्र तट हैं, जैसे आप भड़ोच बंदरगाह देखेंगे तो भड़ोच बंदरगाह और अरब क्षेत्र के बीच में बड़ा अच्छा व्यापार होता था और वह व्यापार था घोड़ों का, यानी हॉर्सेस का। हॉर्स उस समय के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण आयात की मद हुआ करती थी, क्योंकि सेना घोड़ों के आधार पर ही संचालित होता था। जो सैनिक होते थे वो अब घुड़सवार सैनिक बन गए थे, यानी सबके पास घोड़ा जरूर चाहिए। तो जो भी घोड़े के व्यापार पर नियंत्रण रखेगा उसके सबसे अधिक फायदा होगा। तो अलाउद्दीन खिलजी पहुंच गया गुजरात कि भाई मुझे यहाँ पर इस व्यापार पर नियंत्रण चाहिए। इसलिए अब गुजरात का शासक तो नहीं चाहेगा कि यहाँ पर कोई दूसरा आए, तो रायकरण बघेल वहाँ पर शासक था, उसको हराया, उसको भगाया और खुद यहाँ पर गुजरात में स्थापित हो जाता है। तो पहला हम देखते हैं जो क्षेत्रीय विस्तार होता है वह कहाँ का होता है? गुजरात का हो जाता है। क्यों विस्तार हो जाता है? क्योंकि यह क्षेत्र घोड़ों की आपूर्ति के लिए बहुत ही आवश्यक था, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। मैं यहां नहीं बता रहा, जो एनसीईआरटी में है वही मैं बता रहा हूं। आगे दूसरे चैप्टर में आएगा तो उसको इन्वॉल्व करेंगे। मैं यहां नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर बड़ा से बड़ा पढ़ाने में सक्षम हूं, ये तो आप जान रहे हैं, लेकिन है तो एनसीईआरटी का बैच।
एनसीईआरटी बैच में जो किताबों में है वही हम मैक्सिमम लेके चल सकते हैं ना। यहाँ तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं पूरी की पूरी कहानी बता दूं, लेकिन फिर एनसीईआरटी बैच का मतलब क्या रह जाएगा। अगर वो पूरी कहानी जानना है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर में एक भी लाइन नहीं डालता हूँ, एक भी लाइन में डालने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर मैं डालता हूँ तो बोल देता हूँ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी में जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी के बैच के साथ ही हम पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के साथ जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़ रहे हैं। जो फैक्ट्स देते हैं वह भी एनसीईआरटी से समर्थित होता है। यहाँ मेरा अपना सिर्फ समझाना होता है कि मैं उसको कम फैक्ट्स के बावजूद भी आपको समझा सकूं। तो जहाँ जरूरत होगी उसको हम और भी इन्हेंस करेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी का दायरा है उसको तोड़ेंगे नहीं। क्यों देखा हमने? गुजरात तट से घोड़ों का व्यापार होता था, सेना के लिए आवश्यक था। उत्तर पश्चिम से चूंकि मंगोल आक्रमण हो रहा था, उत्तर पश्चिम से पश्चिम में चूंकि मंगोल आक्रमण हो रहा था, मंगोल आक्रमण हो रहा था, अतः वहां से आक्रमण हो रहा था, अतः वहां से घोड़ा प्राप्त करना मुश्किल था। वहां से सेना के लिए घोड़ा प्राप्त करना मुश्किल था, प्राप्त करना मुश्किल था। वहां से हम नहीं प्राप्त कर सकते थे, इसलिए यहां पर लिया। दूसरा हम देखते हैं जो विजय किया जाता है वह है रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय यहां पर हो जाएगा। लगभग हम देखते हैं 1301 ईस्वी में हम रणथंभौर देखते हैं। रणथंभौर क्या था? रणथंभौर एक महत्वपूर्ण किला था, महत्वपूर्ण किला था जो चौहान वंश के शासक के पास था, जो चौहान वंश के शासक हमीर के पास था, वंश के शासक हमीर के पास था या हमीर देव के पास था। भगोड़े मंगोल सैनिकों को शरण देने के मुद्दे पर विवाद होता है, हुआ। फलतः हम क्या देखते हैं? फलतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर इसे जीत लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर व्यापक प्रयास कर अधिकार कर लिया। मैं बताता हूं इसको। फिर हम क्या देखते हैं? यहीं से इसी किले के संदर्भ में अमीर खुसरो ने क्या किया है? खुसरो ने जौहर प्रथा का विवरण दिया है, जो कि ऐसा पहला विवरण है। पहला विवरण हमें देखते हैं मिलता है। अब देखिए क्या है, यहां से चलते हैं। उत्तर पश्चिम में चूंकि मंगोल आक्रमण हो रहा था, तो अतः वहां से सेना के लिए घोड़ा प्राप्त करना मुश्किल था। तो स्वाभाविक है कि गुजरात के बंदरगाह पर हमें अधिकार करना पड़ेगा। तो गुजरात का क्षेत्र भी उपजाऊ था, तो दोनों कारण हो गए। उपजाऊ भूमि पर भी हमने नियंत्रण हासिल कर लिया, और जो घोड़े का व्यापार है उस पर भी हमने, यानी सामुद्रिक व्यापार पर भी हमने नियंत्रण हासिल कर लिया। क्या उच्च उत्पादकता वाली कृषि भूमि पर हम अधिकार करते हैं और सामुद्रिक व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, तो क्या हमारे पास अधिक धन आएगा या नहीं आएगा? तो ऑब्वियस है कि आएगा, क्योंकि व्यापार पर भी हम नियंत्रण हासिल कर रहे हैं, कृषि पर भी नियंत्रण हासिल कर रहे हैं, तो अधिक धन आएगा। यही उपाय था। अब दूसरा देखते हैं, रणथंभौर विजय करता है। रणथंभौर क्या है? राजस्थान क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण किला था। रणथंभौर विजय कहाँ है? ये राजस्थान
अगर आपको पता नहीं हो तो। रणथंभौर एक महत्वपूर्ण किला था जो चौहान वंश के शासक हमीर देव के पास था। भगोड़े मंगोल सैनिकों को शरण देने के मुद्दे पर विवाद होता है। फलतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर व्यापक प्रयास कर अधिकार कर लिया। इसी किले के संदर्भ में अमीर खुसरो ने जौहर प्रथा का विवरण दिया है, जो कि ऐसा पहला विवरण है। अब जौहर प्रथा क्या है, अब जरा कहानी सुन लेते हैं। हुआ क्या कि रणथंभौर एक बड़ा ही मजबूत किला है, अभी भी माना जाता है। अभी कभी राजस्थान आप घूमने जाएं, रणथंभौर किला घूमने जरूर जाइएगा। अब तो वह हेरिटेज साइट में आ जाता है। वह चूंकि एक पहाड़ी पर बना हुआ था और उस पर आक्रमण करना नामुमकिन था। तो यहां पर क्या हुआ कि जब गुजरात विजय के लिए गई थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना, तो गुजरात विजय से वापस लौटते हुए थोड़ा एक विवाद हो गया था नव मंगोल सैनिकों से, या नव मुसलमान जो सैनिक था उससे विवाद हो गया था। हमने पहले ही पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो वहां झगड़ा हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि जितना ये मंगोल सैनिक है सबको मार डाल। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसकी संख्या लिमिटेड थी। तो उन लोगों ने भाग करके हमीर देव के यहाँ शरण ले लिया। राजपूत शासक हमीर देव है, चौहान वंश का ही शासक है, तो वहां जाके शरण ले लिया। तो जब किले में उसको शरण मिल गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमीर देव जी, आपकी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप उन सैनिकों को मुझे वापस कर दीजिए क्योंकि उसने मेरे खिलाफ अपराध किया है। तो राजपूत शासक ठहरे हमीर देव साहब। राजपूत तो कभी शरणार्थी को वापस नहीं भेजते। अब देखिए, एक शरणार्थी का संकट अभी भी खड़ा हो गया है भारत के लिए। भारत की परंपरा रही है कि हम शरणार्थी को कभी भी वापस नहीं करते। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, अगर आप लोग करंट अफेयर्स से कुछ रूबरू होंगे, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को मजबूरन वहाँ के रिवोल्ट के बाद जो सिविल अनरेस्ट होता है उसके बाद उनको भागना पड़ा, मतलब जाना पड़ा। तो कहीं सुरक्षित ठिकाने पर जाएं, तो सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश से भारत की शरण ले ली है। अब भारत के लिए बड़ा मुश्किल घड़ी है कि क्या करें, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों में प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो शेख हसीना है उनके खिलाफ थोड़ा एक तरह से गुस्सा है। और वैसे पर्सन को अगर हम शरण देते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ का गुस्सा भारत की तरफ भी फूटेगा। भारत के प्रतिष्ठानों पर वहाँ हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, भारतीय संस्थान को जलाए जा रहे हैं, इसलिए कि आपने क्यों शेख हसीना को शरण दिया। लेकिन भारत तो सार्वभौम मानसिकता में विश्वास रखता है कि अगर किसी ने शरण मांगा है तो उसे हम शरण देंगे। यही स्थिति थी हमीर देव के साथ। जब सैनिक भाग करके उसके पास गए तो हमीर देव ने शरण दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप सैनिकों को भगाइए वहां से, आपका मेरे से क्या लेना देना। लेकिन हमीर देव ने कहा, देखो भैया, हम तो हैं राजपूत शासक, हम अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को हम वापस तो नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। एनसीईआरटी में लिखा गया है कि हमीर देव को इस बात का भी गुमान था कि मेरे किले पर कौन चढ़ाई करेगा। जलालुद्दीन खिलजी भी हमला करने के लिए गया था तो असफल रह गया था। उसको लगा मेरे किले पर अलाउद्दीन खिलजी वगैरह क्या हमला कर पाएगा। इसने कहा भाग यहाँ से। बहुत अपमानित तरीके से अलाउद्दीन खिलजी को जवाब भेज दिया। तब अलाउद्दीन खिलजी तो भाई गुस्सा आएगा, उसको भी पावर है, वो तो गुजरात तक जीत चुका है। पहले अपने सेना नायक को भेजा, सेना नायक असफल रहा। फिर अलाउद्दीन खिलजी खुद जाता है। अलाउद्दीन खिलजी शासक भी है, सारा संसाधन उसके साथ है, व्यापक रणनीति बना करके अंततः इस प्रकार से किले की घेरेबंदी कर दी कि किले में भूखमरी की नौबत आई। मान लीजिए किला हम ऊपर बनाते हैं और लेकिन उसमें जो खाना पीना है वो तो नीचे से ही जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से जा रहा है। उसने चारों तरफ किले की घेरेबंदी कर दी ताकि किले में खाने पीने का सामान ना जाए और किले में एक तरह से भूखमरी की नौबत आ गई। जब शासक ने देखा अब कोई उपाय नहीं है तो शासक ने सर पर कफन बांध करके सोचा कि अब दो हाथ कर लेते हैं। राजपूत शासक ऐसे ही करते थे। लेकिन जब वो लड़ने जाते थे अंतिम लड़ाई, जिसमें करो या मरो वाली बात होती थी, जनरली मरो ही होता था क्योंकि भूखे प्यासे सैनिक कितना युद्ध दिखाएंगे। बड़ी सेना नीचे इंतजार कर रही है। तो जब राजपूत शासक लड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी रानियां जौहर व्रत का पालन करती है। सती प्रथा है, इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति मरा तो उस पर उसकी पत्नी मर जाएगी। जौहर प्रथा का मतलब है कि हमने एक चिता सजाई सामूहिक, जितनी भी रानियां हैं, रानी हो, राज परिवार की स्त्री है, चाहे वो नौकरानी ही क्यों ना हो, सभी उस चिता में स्वेच्छा से जल मरती थी
ताकि पुरुषों को इस बात का भय नहीं रहे कि मेरे मरने के बाद मेरे पत्नी या मेरे घर की महिलाओं का क्या हाल होगा। इसको हम जौहर प्रथा कहते हैं। जौहर प्रथा होता था, लेकिन कहीं पर भी इसकी चर्चा हमें नहीं मिलती है। पहली बार इस प्रथा की चर्चा अमीर खुसरो करता है अपने ग्रंथ में। तब लोगों को पता चला ये कितनी भयानक सी प्रथा थी, जिसमें सैकड़ों स्त्रियां जिंदा मर जाती थी स्वेच्छा से, उसके लिए कोई जबरन नहीं प्रयास किया जाता था। तो यहां पर हम देखते हैं जौहर प्रथा का भगोड़े मंगोल सैनिकों को शरण देने के मुद्दे पर विवाद हुआ। फलतः अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर व्यापक प्रयास कर अधिकार कर लिया। इसी किले के संदर्भ में अमीर खुसरो ने जौहर प्रथा का विवरण दिया है, जो कि ऐसा पहला विवरण है। इससे पहले हम विवरण यह नहीं देखते हैं कि कहीं पर भी है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे रणथंभौर पर इसने एक तरह से अपनी शक्ति को स्थापित कर लिया। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर गुजरात को जीता। राजस्थान को हम देखते हैं। राजस्थान में जो दूसरा किला था वह आपका किला था चित्तौड़ का किला था। शेख हसीना वाला सुन चुके हैं ना, इसमें नहीं। और से आप एक्स्ट्रा टाइम क्लास तो नहीं चलेगी, इतना ही लेंगे जितना चल सकता है, जितना खींचेंगे। ऐसा पहला विवरण है। फिर हम देखते हैं दूसरा किला जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका एक हो जाएगा रणथंभौर और दूसरा हो जाएगा आपका चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय यहां पर हम क्या देखते हैं, ये आपका 1303 ईस्वी के आसपास होता है। यहां कौन शासन कर रहा था? यहां राणा रतन सिंह शासन कर रहा था। रतन सिंह पराजित होते हैं इसी राज्य से होते हैं। इसी राज्य से रानी पद्मावती का नाम भी जुड़ा हुआ है। पद्मावती का नाम भी जुड़ा हुआ है, का नाम भी जुड़ा है, जिनसे जुड़े कथानक पद्मावत नामक ग्रंथ में लेखक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा कथानक पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना की थी किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत की रचना किसने की है? मलिक मोहम्मद जायसी नामक लेखक ने की है। पद्मावत, अखरावट, ये सब कहानी है राजस्थान की। यहां राणा रतन सिंह पराजित होते हैं। इसी राज्य से रानी पद्मावत का नाम भी जुड़ा है, जिनसे जुड़े कथानक पद्मावत नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। देखिए इसके साथ भी कहानी है, इसके साथ तो बड़ी जबरदस्त कहानी है। अगर राजस्थान के इतिहास को पढ़ें तो यहाँ पर आपके रेंगटे खड़े होने वाली कहानी मिल जाएंगे। किस प्रकार से राणा रतन सिंह ने प्रतिरोध किया था अलाउद्दीन खिलजी का। माना जाता है कि वह प्रतिरोध फलीभूत नहीं हुआ, राणा पराजित होते हैं। इसी राज्य से जुड़ी हुई एक कहानी है गोरा और बादल की। इसी चित्तौड़ से जुड़ा हुआ था, चित्तौड़गढ़ से ही गोरा और बादल जैसे सेनानायक की कहानी जुड़ी है। गोरा और बादल इतना धुरंधर वीर था, जैसे हमने कभी आल्हा और उदल को सुना था, वैसे ही गोरा और बादल, गोरा चाचा थे और बादल उसका भतीजा था। तो गोरा और बादल, इनकी कहानी इतनी राजस्थान में विस्तृत है, कभी आप नेट पर सर्च करके सुनिएगा तो आपको लगेगा कि जीवन मेरा कोई नहीं है, किसी काम का नहीं, जीवन हो तो गोरा और बादल जैसा हो। हुआ क्या कि गोरा और बादल को एक तरह से दरबार से एक समय निर्वासित कर दिया गया था, और जब आक्रमण की नौबत आई और आक्रमण करके छल से राणा रतन सिंह को पकड़ लिया गया, तो रानी पद्मावती जो सिंघल राजकुमारी हुआ करती थी, श्रीलंका की राजकुमारी हुआ करती थी, उन्होंने गोरा और बादल को कहा कि अब हमारी प्रतिष्ठा आपके हाथ में। तो राजपूती शान है। गोरा और बादल ने कहा कि महारानी आप निश्चिंत रहिए, आज शाम तक राणा रतन सिंह आपके घर पर होंगे, और अगर मेरा सर भी कट जाएगा तब भी धर मेरा तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि राणा को बचा करके मैं नहीं ले आऊंगा। ये कथन है आपका गोरा का। गोरा और बादल ने अपनी शहादत दी थी उस युद्ध में,
अमर हो जाते हैं इस शहादत के साथ। लेकिन अंततः परिणाम क्या होता है, हालांकि जानते हैं थोड़ा सा ये चीज़ बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि बताया गया है कि राणा रतन सिंह ने अपने शक्ति के बल पर सिंघल के क्षेत्र से, सिंघल मतलब श्रीलंका से, राजकुमारी को प्राप्त किया था, जो पद्मावती थी, इतनी सुंदर थी, जिसकी चर्चा अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है। अलाउद्दीन खिलजी उस पर मोहित हो जाता है और पद्मावती को प्राप्त करने के लिए ही चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन ये सब सारी कहानी बनती है। असल में चित्तौड़ भी एक प्रभावी क्षेत्र था, बहुत ही मजबूत किला रखता था, उस पर विजय प्राप्त किए बगैर उत्तर भारत की विजय पूर्ण नहीं होती, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर हमला किया था। वो सब जो सौंदर्य वाली कहानी है ये बनावटी भी हो सकती है, इसके लिए हम बहुत अधिक भावुक नहीं होते। तो हम क्या देखते हैं कि यहां पर जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। फिर तीसरा जो इस क्षेत्र में हम देखते हैं वह होता है जालौर। फिर हम देखते हैं चौथा होता है मालवा। मालवा बहुत विस्तृत था। मालवा क्या है, मालवा एक बड़ा राज्य था, बड़ा राज्य था। अमीर खुसरो लिखता है, खुसरो लिखता है कि इस राज्य का अंत ही नहीं है, इस राज्य की सीमा का अंत नहीं है, सीमा का अंत नहीं है, यानी कहां तक इसका बॉर्डर विकसित है वह हमें पता ही नहीं चलता है। इतना बड़ा ये राज्य था। मालवा को भी यह जीत लेता है। कब जीत लेता है, 1305 ईस्वी में यह जीत लेता है मालवा। इस तरह से लगभग हम क्या देखते हैं, कन्हैया सोनी, इस पर मूवी भी बनी थी। जितना कहानी बताए वही काफी है। हाँ, यूट्यूब पर जरूर देखिएगा, गोरा और बादल को पढ़ेंगे ना। असल क्या होता है कि जब मैं कुछ रेफरेंस आपको देता हो, तो कुछ ऐसे हमारे इतिहास में चरित्र हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य के निर्वहन में अपनी सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा है। बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व से हमें अनुप्राणित होने का मौका मिलता है, क्योंकि जनरली हमारा जीवन अपने स्वार्थ में लिपटा रहता है। हम अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के कल्याण के बारे में नहीं सोचते हैं, जबकि इतिहास उससे बना है जिसने अपना जीवन न्योछावर कर दिया है दूसरे के सुख सुविधा के विकास के लिए। तो हो सकता है कि हमें उससे प्रेरणा मिले, थोड़ा सा एक गौरवान्वित होने का भाव उत्पन्न होता है कि हमारे पास ऐसे धुरंधर व्यक्ति थे जिन्होंने अपने स्वार्थ का बलिदान किया था। ठीक है, मालवा हम देखें, मालवा एक बड़ा राज्य था। अमीर खुसरो लिखता है कि इस राज्य की सीमा का अंत नहीं है, यानी यह एक बहुत बड़ा राज्य है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से राजस्थान क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक शासकों को, अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक शासकों की स्वायत्ता बने रहने, अनेक शासकों की स्वायत्ता बने रहने दिया, यानी सबको यहां पर नहीं मिलाया, बल्कि उसको अपने क्षेत्र में इस आधार पर शासन करने के लिए कहा गया कि आप शासन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का एक विजय अभियान हम देखते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण और दक्कन के क्षेत्र में देखते हैं। दक्कन तथा दक्षिण विजय यहां पर देखते हैं। डेक्कन एरिया में और दक्षिण के क्षेत्र में क्या विजय होता है। लेकिन वही है कि 1 घंटे का समय समाप्त हो रहा है, तो यहां पर चाहेंगे कि क्लास कितना रहा है। खुशी बलियान ने पूछा सिलेबस कितना रह रहा है, क्या पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सिलेबस खत्म करके क्या करोगे जब कुछ बातें समझ में आएगी नहीं तो। खुशी बलियान, अब सिलेबस कितना खत्म होना चाहिए। आप तो जानते हैं कि इतिहास विषय 3 भाग से तो कम मिल के बना होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। प्राचीन तो हमने समाप्त कर लिया है, अभी मध्यकालीन चल रहा है। इसका मतलब है कि अभी आधुनिक भारत तो बचा हुआ है और 1-2 किताब और बचा हुआ है जिसको मैं लॉन्ग क्लास लेकर के समाप्त करूंगा। वह होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का। एक किताब में कुछ रेफरेंस हमें मिल जाता है, तो उसको भी हमें पढ़ना है।
तो एटलीस्ट हमें मध्यकालीन और आधुनिक तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही आपके कंपटीशन के एग्जाम में सिलेबस तैयार करता है। क्या कुछ आइडिया है इस बारे में खुशी, कि जो कंपटीशन में इतिहास पूछा जाता है प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में, वो कहाँ से पूछा जाता है? क्या आपने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में इतिहास को डिवाइड करने के लिए सोचा है कभी? अगर आपने सोचा होता तो शायद ये सवाल नहीं पूछते कि कितना है। अभी तो हम मध्यकालीन में हैं, मध्यकालीन में भी अभी सल्तनत काल में है, फिर मुगल काल आएगा, तब मध्यकालीन समाप्त हो जाएगा, फिर आधुनिक आएगा, अभी टाइम लगेगा। मन नहीं करता है तो नहीं भी पढ़ सकते हैं, कोई जबरन वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे तो भैया पढ़ाना पड़ेगा सब चीज़ ही ना, क्योंकि जहाँ तक पढ़ा सकते हैं, जो मिनिमम हो सकता है उतना तो हमें करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे जो पैसा लिया है वो पचेगा कैसे? फिर तो वादा खिलाफी हो जाएगी, होगी कि नहीं? यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे सारी बातों को। हाँ, जौहर प्रथा, वीरांगना तो वही बोलेंगे जो कि जिसने वीरता का प्रदर्शन किया, जिसे हम वीर कहते हैं ना, वीर यानी ब्रेव जिसको कहते हैं, उसी का स्त्रीलिंग है वीरांगना। जो वीरता का प्रदर्शन करता है पुरुष तो वह वीर कहलाता है, और जो वीरांगना होती है वह स्त्री होती है। जैसे वीरांगना लक्ष्मीबाई, जौहर वाले को ही हम वीरांगना नहीं कहेंगे, जौहर भी वीरता का प्रदर्शन है। अपने शरीर में थोड़ा सा भी कहीं हल्का सा चुभ जाए, जलन हो जाए, चुभ जाए कोई चीज़, तो हम दर्द से छटपटाने लगते हैं, और 100 शरीर हम आग्नि में स्वेच्छा से कूद रहे हैं, तो उससे बड़ा वीर कौन होगा? वीरांगना वहां भी कह सकते हैं, लेकिन वीरांगना केवल इसीलिए यूज नहीं होता है कि किसी ने जौहर प्रथा का पालन किया है। वीरता दिखाएगा जो भी महिला, वो वीरांगना कहलाएगी। आज के क्लास को यहीं रखते हैं, और यहां पर कल के क्लास को वहीं से जो मैंने हेडिंग डाल दिया है यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल सुबह क्लास होगी, कल सुबह क्लास होनी है। कल की क्लास क्या होगी? कल की क्लास सुबह 8 बजे होनी है। मैं इसलिए लिख देता हूं कंफ्यूज न हो जाए। कल की क्लास सुबह 8 बजे होगी, जैसे होती 8 बजे ही होगी, जैसा पहले होता था, जैसा कि पहले होता रहा था। जब मैं इसको 2 घंटे की क्लास करूंगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, लेकिन समझ करके चलिए। एक तो मामूली सा चीज दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितना संक्षेप में इसको लिखा गया है, इतने संक्षेप में हमें समझना है। समझाने के क्रम में थोड़ा सा मुझे समय लगता है, क्योंकि बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। पता नहीं, विश्वास भी नहीं होता है कि सारी बातें आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कि समझाया जाए। तो अगर विस्तृत देने लगेंगे तब तो बहुत दिन चलेगा ना। पहले इसको आप फिनिश कीजिए, जब मैं एडवांस पर पढ़ाऊंगा तो आप पैरेलल उस क्लास को कर लीजिएगा, तो आपका एडवांस भी क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है बच्चे? क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, इस टाइप के कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि क्वेश्चन लिखने के लिए दिया जाए। जहां जरूरत होगी क्वेश्चन लिखने के लिए मैं स्वयं दे दूंगा, मैं उसके लिए उत्सुक रहता हूं। यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता। देखता हूं अगले चैप्टर में कोई प्रश्न बन सके तो आपको दिया जाएगा। जनरली मध्यकालीन भारत में हम कल्चर वाले भाग से प्रश्न देते हैं, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां पर देंगे, लेकिन जो प्रश्न प्रासंगिक होगा वही देंगे। कुछ भी लिखने के लिए तो नहीं दिया जा सकता ना। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए फिर। बाय एंड टेक केयर, और आज के लिए गुड नाइट।